आज हम मनोविज्ञान की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये आता है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। मानव की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि मानव जिज्ञासु प्राणी है, और जिज्ञासा और कौशल मतलब उसमें एक जिज्ञासा है, एक कौतूहल है, और जिज्ञासा और कौतूहल के कारण उसने ये देखा कि प्रकृति में परिवर्तन होते हैं। प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन के बीच अपने आप को छोड़ा। कभी सूरज निकलता है, प्रकाश होता है, कभी सूरज छिपता है, कभी बादल आसमान में आता है और बारिश करता है। इस तरीके से उसने जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उससे अपने जीवन को जोड़ना शुरू किया, अपना अंतः संबंध बनाया। इस अंतः संबंध के कारण उसने सोचना प्रारंभ किया। इस चिंतन की प्रक्रिया को हमने मानसिक दर्शन कहा, और मानसिक दर्शन से ही दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान कार्य करता है। अरस्तु के टाइम में, प्लेटो के समय में यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में काम करता था। जब दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान काम करता था तो उस समय आदर्शवादी चिंतन की बात की जाती थी। आइडियलिज्म का प्रभाव पूरी दुनिया में था। आदर्शवाद में आप जानते हैं कि आदर्शवाद में आत्मा और परमात्मा की बात की जाती है, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। अब आप देखें, प्रश्न ये उठा कि साइंस ऑफ सोल है, सोल की डेफिनेशन होनी चाहिए। सोल क्या है उसको परिभाषित करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम सोल को परिभाषित नहीं कर सके। न तो सोल की आकृति पता है, न तो उसका भार पता है, न उसका रंग पता है। इस कारण यह परिभाषा निरस्त हो गई कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन आज नए संदर्भ में हम एक साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि डॉक्टर मैकडूगल और डॉक्टर गेट्स, इन्होंने 15 साल के रिसर्च के बाद ये बताया कि आत्मा का वजन लगभग 30 ग्राम होता है, और आत्मा को अल्ट्रावायलेट वेव्स में देखा जा सकता है। अल्ट्रावायलेट वेव्स जहाँ तक रहती है वहाँ तक वह जिस आकार का प्राणी होता है उस आकार की धुंधली आकृति तैरती हुई दिखाई पड़ती है। इसके संदर्भ में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी चर्चा करते हुए हम बता रहे हैं कि उन्होंने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर में अल्ट्रावायलेट वेव्स रखा, उसमें वीडियो कैमरा लगाया और खरगोश और चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट दे करके मारने के बाद जो परिवर्तन आता है उसके आधार पर उन्होंने अपनी विवेचना दी थी। लेकिन आत्मा तमाम छोटे छोटे जीव हैं, इस संदर्भ में भी आत्मा की पूरी व्याख्या नहीं हो पाई है, लेकिन आत्मा पर आज भी सर्च कार्य चल रहा है। दूसरी परिभाषा आई कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। वो पोम्पो नाजी थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि मन का विज्ञान है। लेकिन यहाँ भी एक प्रश्न हमारे सामने आया कि मन एक जो चंचल होता है, बिना विचार के कार्य करता है, वो उसका अध्ययन करता है या मस्तिष्क ब्रेन का अध्ययन करता है। इन दोनों स्थितियों में यह निश्चित नहीं हो पाया कि माइंड, ब्रेन या चंचल मन इसमें किसका अध्ययन करता है, और यह भी परिभाषा निरस्त हो गई। इस परिभाषा के फेल हो जाने के बाद, अस्वीकृत हो जाने के बाद एक नई परिभाषा आई कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द कॉन्शियस स्टडी ऑफ कॉन्शियस, साइंस ऑफ कॉन्शियस। अब कॉन्शियस का चेतना के 3 स्तर होते हैं। फ्रायड ये बताते हैं चेतना के 3 स्तर होते हैं। एक है चेतन जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस, एक है अवचेतन जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस, और एक अचेतन जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस। ये 3 है, और उसमें ये सीधे सीधे कहा गया कि 1/10 ही कॉन्शियस है और 9/10 अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस है। ऐसी स्थिति में अगर मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है तो अवचेतन और चेतन का अध्ययन कौन करेगा, जबकि अवचेतन और अचेतन चेतन को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में एक उदाहरण लिया जा सकता है
हम बाइक चलाते हुए जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि बाइक चला रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अनकॉन्शियस का इम्पैक्ट है, प्रभाव है। और जब सामने कोई आता, अरे एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या सोच रहे हो, तब हमें लगता है कि हम वास्तव में बाइक चला रहे हैं, जबकि हम चेतन अवस्था में बाइक चला रहे हैं, लेकिन अवचेतन और अचेतन का प्रभाव है। इसके कारण हमें कुछ मालूम नहीं होता। ये तमाम दूसरे उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। बच्चे से सवाल पूछा जाता है, लेकिन बच्चा पूछता है कि सर आपने क्या सवाल पूछा, इसका मतलब बच्चा क्लास में नहीं था, प्रेजेंटली क्लास में है वो, लेकिन उसके मस्तिष्क पर अचेतन का प्रभाव है। एक नावल का उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। आपका बंटी मनोवैज्ञानिक नावल है, मनु भंडारी का बड़ा चर्चित नावल है, और उसमें बाल मनोविज्ञान भी आपको दिखाई पड़ेगा। उसमें जब बंटी से सवाल होता है कक्षा शिक्षण के दौरान, तो बंटी जो है अपनी परिस्थितियों से उत्तर देता है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि मानव मस्तिष्क पर अचेतन और चेतन का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, और कभी कभी तो अचेतन और अचेतन के प्रभाव से जब दंड मिलता है चेतन अवस्था में व्यक्ति को, तब जो है उसकी मालूम होता है कि हम अभी चेतना जागृत अवस्था में नहीं थे, जबकि हम वास्तव में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे होते हैं। कभी कभी क्रोध की अवस्था में भी यह परिस्थितियां होती हैं। अचेतन अनकॉन्शियस क्या बोल रहा हूं वो नहीं समझता है और बोलता है, क्योंकि वह चेतन में नहीं है, वो उसके ऊपर अवचेतन का इम्पैक्ट है, प्रभाव है। इस तरीके से ये परिभाषा भी निरस्त हो गई, क्योंकि अगर 1/10 का अध्ययन होगा तो 9/10 का नहीं अध्ययन होगा, तब तो वो पूरा व्यक्तित्व का अध्ययन नहीं हो सकता है। फिर एक नई परिभाषा आई, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ। अभी हम लोग चेतना की बात कर रहे थे कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, लेकिन क्योंकि चेतन, अवचेतन और अचेतन, ये जो चेतन और अचेतन है, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चेतन, अवचेतन, अचेतन, ये परिभाषा फेल हो गई, चूंकि 1/10 और ये 9/10। फिर मनोवैज्ञानिकों के मन में आया कि फिर मनोविज्ञान क्या हो सकता है। तो वाटसन, जो व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं, वाटसन ने बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। प्रश्न यह उठता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कैसे है, यह मनोवैज्ञानिकों के मन में कैसे आया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान हो सकता है। इस संदर्भ में हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको कि हम मानसिक प्रक्रियाओं को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि मस्तिष्क की प्रक्रिया बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है। वह किस तरीके से घटित होती है, ये इसका अध्ययन कठिन है। लेकिन मानसिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति व्यवहार करता है, प्राणी व्यवहार करता है, अर्थात उस व्यवहार के अध्ययन के आधार पर मानसिक प्रक्रिया को जान सकते हैं। अभी अगर हम रिसेंटली उदाहरण दें कि सुशांत हत्याकांड में जब ये हुआ कि क्या सोच रहा था, ब्रेन मैपिंग की बात की गई थी। साइकोलॉजी जहां सारे लोग प्रश्न के उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं, वह मनोविज्ञान कार्य करता है। तो उसमें यही ब्रेन मैपिंग क्या है, उसके बिहेवियर के आधार पर यह जाना जाएगा कि उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा था, और उस मस्तिष्क में जो चला उसके आधार पर यह बताया जा सकता था कि इसके साथ क्या हुआ। अर्थात मानव मस्तिष्क में चलने वाली प्रक्रिया तो कठिन है, लेकिन मानव के व्यवहार के द्वारा उसके मस्तिष्क में चलने वाली प्रक्रिया का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तमाम परिभाषाएं मनोविज्ञान की हैं। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है, मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मानव संबंधों का अध्ययन है। लेकिन एक मेरी परिभाषा है, मैं उसको विस्तार से बताता हूँ। मनोविज्ञान प्राणियों, विशेषकर मानव की व्यवहारगत विशेषताओं का नियमित अध्ययन करने वाला विधेयात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान प्राणियों, विशेषकर मानव की व्यवहारगत विशेषताओं का नियमित अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह परिभाषा मेरी है, बाय सीपी सिंह। इसमें आप देखेंगे तो परिभाषा में 2-3 तथ्य आपको मिलेंगे। पहला, मनोविज्ञान प्राणियों
विशेषकर मानव के। प्राणी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हमारे होते हैं। चूहे के ऊपर प्रयोग होगा, आप जानते हैं स्किनर का प्रयोग है। कुत्ते के ऊपर प्रयोग हुआ, पोलो का प्रयोग है। चिंपांजी के ऊपर प्रयोग हुआ, रनिंग बाय इनसाइट का, कोहलर का प्रयोग है। ये तमाम जो प्रयोग हुए हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रयोग सब प्राणियों पर हुए हैं। और प्राणियों के व्यवहार को हमने उसी के सहारे मानव के व्यवहार को जानने की कोशिश की है। नियमित अध्ययन करने वाला कंटिन्यू अध्ययन करता है, हर पक्ष का अध्ययन करता है और पॉजिटिव सोच रखता है। विधेयात्मक विज्ञान, इसमें निषेधात्मक विचार नहीं होते हैं। मनोविज्ञान हमेशा धनात्मक सोच रखता है। इसलिए यह परिभाषा पूर्ण रूप से प्रमाणित और सत्य है। धन्यवाद।